अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 101 का इस तरह तैयारी करेंगे कि हमारा मिड टर्म का सारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमारे जो इम्पोर्टेंट रिसेंटली जो पेपर आ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब हम कवर कर लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो यकीनन आप 99% पेपर जो है अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम है तो आप फिर चैप्टर वाइज मेरी जो प्लेलिस्ट है चैनल पे आप वो देख लें। अगर आपके पास ना टाइम नहीं है तो आप चाहते हैं एक वीडियो में सब कुछ कवर कर लें तो फिर आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत कंपल्सरी। इस वीडियो में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा जो वीडियो होगी वो बेस होगी रिसेंटली पेपर पे जो भी हो रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है जो 4 चीज़ों पर बेस करता है: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। अकाउंटिंग के बारे में अगर आप कोई भी आपसे पूछे तो आप इससे कह सकते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट है जिन 4 चीज़ों पर बेस करता है, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन भी इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है अकाउंटिंग क्या होती है। आपकी बुक कहती है अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल आइडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन, फाइनेंशियल थॉट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करती है फाइनेंस के बारे में, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, एनीथिंग हो। तो आप जब भी फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग। ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कि अकाउंटिंग, चलो जी अकाउंटिंग ही हो गया, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से? अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के होते हैं 3 सोर्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में लॉन्ग में भी आ रहे हैं और शॉर्ट में भी आ रहे हैं। एक है ट्रांजैक्शन, एक है इवेंट और एक है कंडीशन। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या होती है, इवेंट क्या होते हैं और कंडीशन क्या होते हैं। आराम सुकून से आपने इनको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपकी फिर भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होती तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है। देयर आर द 3 सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन: ट्रांजैक्शन, इवेंट एंड कंडीशन। ट्रांजैक्शन आर द आउटकम ऑफ डीलिंग मेड, मतलब कि जब हम दो लोगों के दरमियान डीलिंग होगी इट्स मीन कि वो ट्रांजैक्शन है। लेकिन बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है ट्रांजैक्शन में। इसका सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप इवेंट और कंडीशन को क्लियर कर लें, बाकी जो है आपकी सारी जो चीज़ें होंगी वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। चलिए फिर हम इवेंट को पहले क्लियर करते हैं। इवेंट आर द आउटकम ऑफ इंसिडेंट हैपन, यानी कि जो एक इंसिडेंटली जो चीज़ हो जाती है उसको हम क्या कहेंगे? इवेंट। जब भी कोई चीज़ इंसिडेंटली होगी इट्स कॉल्ड अ इवेंट। कंडीशन आर द एडजस्टमेंट इन एन रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट करें तो हम उसको क्या कहेंगे? कंडीशन। फॉर एग्जांपल आप कोई एसेट लेते हैं, ठीक है, एसेट लेंगे, सारी बात है एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी, उसको यूज़ कर 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 करके आपकी वो चीज़ थोड़ी डाउन हो जाएगी, तो वो आप क्या करिए उसकी वैल्यू में कमी आ रही, उसकी डेप्रिसिएशन आपने निकाल कर उसकी जो एसिड है उस पर आपने एडजस्ट करनी है। ऐसी चीज़ें ही होती हैं कंडीशन। कंडीशन मोस्टली कम ही यूज़ होती है। ज़्यादातर आपकी जो चीज़ें होती हैं ट्रांजैक्शन होती हैं। इवेंट तो आपको पता इंसिडेंट हैपन होता है। कंडीशन में मोस्टली 2 या 3 चीज़ें आती हैं, एक डेप्रिसिएशन ही आती है और एक बैडर्स वगैरह आगे। ये हमारे पास होगी कंडीशन। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजैक्शन, आउटकम ऑफ डीलिंग मेड। ट्रांजैक्शन ऐसी जो दो चीज़ों के दरमियान में हो। अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं जो आपके हैंड आउट से ही है। लिखा हुआ है स्टोक इज गो डाउन लॉस बाय द फायर। स्टोक जो है जल गई है लॉस बाय द फायर। देखिए हमें पता था कि हम ये स्टोक जलेगी, इंसिडेंटली स्टोक जल गया तो ये क्या हो गया? इवेंट हो गया। गिविंग अवे गिफ्ट टू एम्प्लॉयर ऑफ द एंटिटी। एक एम्प्लॉयर था उसने किसी को गिफ्ट दिया। एक गिफ्ट है वो एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, मतलब उसने लेन किया, गिफ्ट दिया, एक बंदे को दे दिया, लेन देन हो गया एक बंदे के साथ, तो इसका क्या हो गया? इंटिटी, दो लोगों के दरमियान लेन देन हो गया। इसका ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयर थ्रू द एक्सटर्नल ट्रेनर। अब हमने ट्रेनिंग दिया एम्प्लॉयर को, एक और ट्रेनर ने, एक दूसरे को ट्रेनर ने ट्रेनिंग दी है, किसको? एम्प्लॉयर को दी है, बहुत से लोगों ने दी है। तो अभी हमारे क्या ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग अ डिनर फॉर इंटिटी यूज कस्टमर। अब हमने ऑर्गेनाइज किया डिनर, कस्टमर के लिए ऑर्गेनाइज किया, तभी दो लोग इन्वॉल्व है, तो हमारे पास क्या गया? ट्रांजेक्शन। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। क्लास शुरू में बताया था कि आपके पास जब कंडीशन की बात आती है तो हार्डली तीन या चार चीज़ें हैं। एक डेप्रिसिएशन आ जाती है और एक बैडर्स आ जाते हैं, और अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि क्या क्या चीज़ आती हैं। अब हमने डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हमारे पास आ गई तो हमने इस पर लिख लिया कंडीशन। इंश्योरेंस क्लेम रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस बाय द फायर। हमने इंश्योरेंस क्लेम कर दी इंश्योरेंस कंपनी के साथ,
तो हमारे पास ये भी क्या होगी उसके बाद हमारे पास है कैश पे एज अ चैरिटी टू द हॉस्पिटल। कैश भी पे किया चैरिटी को, एज अ चैरिटी कैश पे कर दिया हमने हॉस्पिटल को। तो हमारे पास क्या होगी ट्रांजैक्शन। अब इससे बात ये कंक्लूजन निकलता है, जब हमारे पास दो लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनके दरमियान कोई ट्रांजैक्शन मेड होती है, इस कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। उनके दरमियान लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन। इवन वो चीज़ जब हम इंसिडेंटली हैपन हो जाए, कोई भी चीज़ जिसका हमें पता ना इमीडिएटली हो जाए, और वो हमारा क्या होगा इवेंट कंडीशन। वो चीज़ कंडीशन जैसे कि आपके हैंड आउट में है डेप्रिसिएशन और बैड डेट ही आती है, क्योंकि इसमें और इतना डिटेल नहीं दी हुई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिहाज से। तो आपके पास जब भी डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट गिवन होगा तो इट्स कॉल्ड अ कंडीशन। अब इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं, कुछ हमारे पास अकाउंटिंग की टर्म है, जैसे कि हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ टर्म होती हैं और वो लाजमी कवर करना ज़रूरी होती है। उसके बगैर आप क्या कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ नहीं हो सकते। इसी तरह अकाउंटिंग में भी बहुत ज़रूरी है उन टर्म को समझना। पहला है हमारे पास एसिड। एसिड इज़ द रिसोर्सेज ओन एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस और एन इकोनॉमिकल एंटिटी। इसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं और लॉन्ग पर्पज़ के खरीदते हैं कि हम यूज़ करके यूटिलाइज़ कर एक नई चीज़ बनाएंगे, इस कॉल्ड एसिड। फॉर एग्जांपल, आप लेते हैं मशीनरी में काम करते हैं, काम करने के बाद उससे कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपको क्या है एसिड, वो चीज़ आपके पास आ जाती है एसिड। अब बात होती है एसिड एक सिर्फ ऐसा एसिड नहीं हो सकता जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सिर्फ वही एसिड है, नहीं। ऐसे भी एसिड होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन वो होते हैं फिर भी एसिड। जैसे कि हमारे पास गुडविल कंपनी का एक नाम है, ठीक है, उस नाम को सेल करके भी हम अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रिसोर्स जिनको हम यूटिलाइज करके एक नई गुड बनाए और हमें एक प्रॉफिट हो, उसको कहेंगे एसिड। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ आर द टाइप ऑफ डेट नहीं बल्कि डेट ही होते हैं। जब भी हम बिजनेस क्या कहता है लोन लेता है तो उसको क्या कहते हैं लायबिलिटीज़। ओनर इक्विटी होता है जिसमें जो ओनर होता है वो क्या करता है कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मीन कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, तो उसको क्या कहेंगे ओनर इक्विटी। एंटिटी क्या होती है, इट इज़ अ एक्टिविटी दैट इज अंडरटेक बाय द इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ अ पीपल फॉर सम पर्पस। एक ऐसी एक्टिविटी हम करेंगे जो बहुत से लोग मिलकर करेंगे, जब वो उनका मकसद किसी ख़ास मकसद के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई पर्पस होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं इंटिटी। अब इंटिटी प्रॉफिट में भी हो सकती है और नॉन प्रॉफिट में भी हो सकती है। आप चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ आपने यही करना और कुछ भी नहीं करना, आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले आती हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन की टाइप्स होती हैं, दो टाइप की ट्रांजैक्शन थी, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश से मतलब हो रहा है जब हम पैसों में करें ऑन द स्पॉट, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब हम कुछ टर्म कर दें कि हम इतने दिनों बाद हम पैसे देंगे, या कुछ टर्म कर दें कि हम उधार में जब चीज़ ले रहे हैं, इस कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये भी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग में आ रहा है। चलिए इसकी आज की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक क्वेश्चन। अब आपके हैंडआउट में ही ये एग्जांपल है जो प्रैक्टिस नंबर 2.1 में आ रही है। इसमें हमसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन और डेटर और क्रेडिटर पूछे, कौन सा डेटर है कौन सा क्रेडिटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, डेटर और क्रेडिटर। मोस्टली जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डेटर और क्रेडिटर में 5 मार्क्स के आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने आइडेंटिफाई, जैसे मैंने आपको बता दिया, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करनी है, क्रेडिट और डेटर इन्वॉल्व और देखनी है, आइडेंटिफाई इन सब चीज़ों को हमने करना है। तो अब हम देखते हैं पहली, परचेज गुड फ्रॉम हनान ऑन क्रेडिट। जब क्रेडिट का नाम यूज़ हुआ इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा ये अकाउंट्स पेबल है या अकाउंट्स रिसीवेबल है। देखिए गुड्स हमने ली हैं, हनान से गुड ली हैं। ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने हनान से गुड ली हैं यानी कि उससे पैसे पे करने हैं। जब हमने पैसे पे करने हैं तो वो हमारा ज़ाहिर बात है अकाउंट्स पेबल हो गया, इजीली क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा है पेड कैश टू मारिया ऑन अकाउंट। जब भी वर्ड ऑन अकाउंट होता है, अगर ये कैश ना लिखा होता और जस्ट ऑन अकाउंट लिखा होता, इट्स मीन कि वो क्रेडिट में है। अगर ऑन अकाउंट के साथ कैश लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई एडिशनल, इट्स मीन कि वो कैश में है। अब उन्हें लिखा हुआ क्या से पता चल गया कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब हमने पेड किया है कैश, ठीक है, पेड किया है तो हमने देना था, दिया है, अकाउंट्स पेबल हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास रिसीव कैश फ्रॉम स्टार ब्रदर ऑन अकाउंट।
हमने रिसीव किया है कैश ट्रांजेक्शन, कैश के इन्वॉल्व करके कैश ट्रांजेक्शन रिसीव किया तो हम क्या हो गए, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ हो गए। अब हम, अगर आपको इस तरह भी नहीं याद होता, आपने ये करनी है पूरी जो है सारा कुछ आपने ही खुद करना है, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें आपको मेरी भी बात नहीं समझ आती, तो आपके लिए एक और हिंट है, जब परचेज और पेड की बात होगी तो वो जनरेट करेगा क्रेडिटर। पेड और परचेज की बात होगी वो जनरेट करेगा क्रेडिटर। इसी तरीके से सोल्ड और रिसीव की बात होगी तो वो क्रिएट करेगा डेटर, तो वो होगा डेटर। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स लिख लेने हैं ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और लाजमी आपने ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो काउंटिंग आएगी, अदरवाइज़ नहीं। जैसे ही मेरी आप वीडियो सुनकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो पेपर में जाएंगे तो भूल जाएंगे। आगे आपसे पूछा जा सकता है एसेट और अकाउंटिंग इक्वेशन किसके इक्वल होते हैं। एसेट इक्वल ओनली इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इक्वल होती हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रिसोर्सेज इक्वल होते हैं किससे, ठीक है, सोर्सेज से। और आपके पास अगर अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाती हैं, अभी जो रिसेंटली आपसे जितने भी पेपर स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे मैंने पूछा है तो वो ये कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आई, इसलिए हम इसको करेंगे भी नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अगर आपसे एमसीक्यूज़ के लिहाज से पूछा जा सके, इसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स होती हैं, ये टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। इंक्रीज इन द लेफ्ट साइड एंड आल्सो इंक्रीज इन द राइट साइड, अगर एक साइड से इंक्रीज होगा दूसरी साइड से भी डिक्रीज होगा, या डिक्रीज इन द बोथ साइड, दोनों साइड से, या दोनों साइड से क्या होगा, दोनों साइड से जमा होगा, या दोनों साइड से माइनस होगा। ये सिचुएशन हो सकती है। दो हमारी टर्म क्लियर होगी। एक में गए, एक साइड से हमारा क्या होगा, प्लस या माइनस होगा, उसी साइड से, एक साइड से ही प्लस और माइनस होगा, ठीक है। दूसरे साइड से भी हमारा एक ही ऐसे हो सकता है, प्लस और माइनस हो सकता है। अब ये इनके काउंटिंग इक्वेशन होती हैं वो हमेशा दोनों साइड इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो इक्वल नहीं, इट्स मीन कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक नहीं है। चैप्टर नंबर 2 पे हमने बस इतना ही करना था। आगे हम चैप्टर नंबर 3 पे देखते हैं कि अब एग्ज़ाम के लिहाज से क्या चीज़ें आ रही हैं। अब हमारे पास आते हैं रूल ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। सबको ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इसकी आज आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ आपने 2 पॉइंट्स याद करने हैं। जब भी आपका एसेट और इनकम इंक्रीज़ होगा तो वो आपका हो जाएगा डेबिट, अदरवाइज़ जो भी इंक्रीज़ है डिक्रीज़ हो रहा है वो सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिर्फ आपने माइंड में रखना है जब भी आपके एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे इज कॉल्ड अ डेबिट, अदर सिचुएशन इज आल्सो कॉल्ड अ क्रेडिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा उसने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, उन्होंने बताया 45,000 का स्टार्ट किया, कैश दिया उसने 45,000 का, कैश हमारा एसेट है, हमने बिजनेस में एसेट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 45,000 हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इससे हो गया डेबिट। दूसरा हमारा बनता है कैपिटल। कैपिटल एसेट नहीं होता, लायबिलिटीज़ होती हैं। कैपिटल ओनर इक्विटी होती हैं, तो ओनर इक्विटी हमारा ज़ाहिर बात है वो एसेट एक्सपेंस नहीं होता, इसको हम डायरेक्ट डाल देंगे क्रेडिट में। ये ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट, उन्होंने ट्रांजैक्शन दी है जी, परचेज फर्नीचर बाय पेइंग कैश 2000। एक फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर हमारा एसेट है, आ रहा है, इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके बिहाफ में कैश पे कर रहे हैं, कैश हमारा एसेट था, जा रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ उन्होंने की हुई है अकाउंटिंग इक्वेशंस दी हुई हैं, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन उन्होंने बनाई है। यहाँ मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि अगर आप बना लें जनरल तो आपका कैसा वो होगा। तो हम जनरल से ही एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि वहाँ से आपको क्या कहते हैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो और आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो। अच्छा, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है डेटर कौन सी वर्ड का है, क्रेडिटर कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है और कहाँ से लिया गया है, डोनेट इसको कैसे किया गया है, तो आपने ये एमसीक्यू के लिहाज से याद करना है। चलो जी एग्जांपल लेते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस 10,000। एक बात आप याद रखिए, जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने आंखें बंद कर एंट्री करनी है कैश एंड कैपिटल, ठीक है। कैश एंड कैपिटल करेंगे तो हमारे पास कैश एसिड है, कैपिटल ऑन इक्विटी है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। कैश इंक्रीज़ होगा तो वह डेबिट, कैपिटल एसिड देखें यहाँ लिखा डेबिट, और हमारे पास की नेचर क्या थी, एसिड। एसिड इंक्रीज़ हुआ तो हमारे पास क्या क्या डेबिट, और कैपिटल हमारा क्या कहते हैं एसिड एक्सपेंस में नहीं आता, इसको डायरेक्टली हम क्या कर देंगे क्रेडिट। सेकेंड है परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश। परचेज़ हमने फर्नीचर किया फॉर कैश के 4,000 का फर्नीचर हमारे पास क्या जी,
फर्नीचर हमारा एसिड है, इसके बिहाफ में हम कैश पे कर रहे हैं, तो एसिड जब डिक्रीज़ होगा, एसिड इंक्रीज़ होगा, सॉरी, यहाँ हम परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे पास 4000 आ जाएगा फर्नीचर में, और कैश हम पे कर रहे हैं, एसिड डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेल की एक एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड फॉर कैश। अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल जो हमारी वो होती है क्रेडिट आ जाती है, और कैश हमारा क्या कहते हैं डेबिट आ जाता है, क्योंकि सेल को चीज़ सेल करेंगे, हम एसिड सेल करेंगे तो वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, एक किस्म का एसिड हो गया, एसिड डिक्रीज़ होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट, और कैश जब हमारा उसके बिहाफ में आएगा, एसिड इंक्रीज़ होगा तो हो जाएगा डेबिट। इसी तरीके से हमने रेंट पेड इन कैश 2000 रेंट पे किया, रेंट हमारा एक्सपेंस है तो रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है और कैश के बिहाफ जा रहा है तो हमारा 2000 क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एक चीज़ डेबिट और एक चीज़ क्रेडिट लाजमी होगी। आपने अब एक और चीज़ यहाँ इंटरव्यू करने के लिए मैं आपको एक और बेसिक टिक बताती हूँ, जैसे कि आपकी परचेज़ की एंट्री आ जाती है, हर बार बार रिपीट होगी। परचेज़ हमेशा जो होता है डेबिट होता है, वो कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। इसी तरीके से सेल की नेचर हमेशा क्या होती है क्रेडिट होती है, वो कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। इसी तरीके से परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है क्रेडिट होता है, कभी भी डेबिट नहीं होता। इसी तरीके से जो सेल रिटर्न होती हैं वो हमेशा डेबिट होती हैं, वो कभी भी क्रेडिट नहीं होती। ये चार चीज़ें आपने अपने माइंड में लिख लेनी है, रख लेनी है, बल्कि वीडियो को पोस्ट करके आप ये लिख के रख लें, आपके जनरल इंग्लिश आराम से कौन से हो जाएंगे। अच्छा जी, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जी, आपने पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट का डिफरेंट बताना है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा है। आपके पेपर में भी आ रहा है, आपके असाइनमेंट में भी आया था, तो चलिए आज की भी कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट मीन पर्सनल अकाउंट मीन पर्सन से लिया गया ना। देखिए पर्सन की जब पर्सन इन्वॉल्व होंगे तो इस कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। पर्सन आर रिलेटेड टू पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद द एंटिटी। अब डेटर क्या होता है, एक पर्सन होता है ना, क्रेडिटर भी क्या होता है, एक पर्सन को नाम देते हैं कि वो कहने के असलम हो गया, जो भी नाम इंडिकेट करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाएगा पर्सनल अकाउंट पे। अब हम देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड टू पोजेशन एंड प्रॉपर्टी। ऐसा अकाउंट जो पोजेशन से लिंक करता हो और किसी की प्रॉपर्टी हो तो वो क्या होता है रियल अकाउंट, लाइक अ फर्नीचर एंड कैश। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो इनकम और लॉस से इंटीग्रेट करेगा, वो हमारा होगा नॉमिनल अकाउंट। यानी कि जब भी किसी पर्सनल की बात होगी तो वो हमारे पास क्या होगा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें बैंक डेटर क्रेडिटर किसी का नाम आएगा तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट वो हो जाएगा जो इनकम एक्सपेंस से रिलेट करेगा। सेल और परचेज हमारे इनकम एक्सपेंस में ही आते हैं, और बाकी ये जितने भी अकाउंट बचेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे रियल अकाउंट। आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रिसेंटली एग्ज़ाम में आ रहा है वो है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाना। इसका तो है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, लेकिन जो आपकी हैंड आउट में है वो बहुत ही इजी मेथड है। इस पे आपने करना है जो भी कंपनी दी हुई होगी उसका नाम लिखना है, यहाँ इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर, और जो ईयर दिया होगा आपकी बुक में आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने याद करना है ये परफॉर्मा, और इस परफॉर्मा में सिंपल आपने वैल्यू पुट कर देनी है। बस ये याद रखना है क्या चीज़ प्लस हो जाएगी और क्या चीज़ माइनस होगी। यहाँ जो आपकी है सेल ऐड होगी, ओपनिंग स्टॉक आपका ऐड होगा, परचेज ऐड होगी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होगा लेस हो जाएगा। जब इन सब चीज़ों की जो इकट्ठी अमाउंट आएगी उसको आपने सेल में से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक के आंसर को, तो आपके पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद आपने सारे एक्सपेंस ऐड करने हैं, देन जो ग्रोस प्रॉफिट आपसे आया होगा उसमें से आपने लेस कर देना सारे एक्सपेंसेस टोटल करके, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। यानी कि सेल पहले हमने सेल लिखनी है, सेल में अगर कोई रिटर्न होगी तो लेस कर देंगे, नेट सेल फाइंड कर लेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड में हमने ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस में से परचेज रिटर्न है तो लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा नेट मतलब परचेजेस का वो हमने नेट सेल से लेस कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सपेंस जितने ऐड करने के बाद उसमें हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। उसके बाद हमारे पास आता है जी ये हमारे पास फिक्स एसेट,
सारे यहाँ फिक्स एसेट लिख लेने हैं। अगर आपको याद नहीं रहता करंट एसेट कौन से, फिक्स एसेट कौन से, तो आपको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने सारे एसेट लिखने हैं, उनको कैलकुलेट कर आपने डायरेक्ट उनकी क्या कर लेनी है, अमाउंट लिख लेनी है। उसके बाद दूसरी साइड पे आपने लिखनी है ऑनर इक्विटी लिखनी है, इसमें कैपिटल ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और माइनस कर देंगे ड्राइंग। और अगर आपके पास नेट लॉस है तो नेट लॉस लेस होता है। ठीक है, ये करने के बाद सारी लायबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। आपको नहीं लिखने की ज़रूरत लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या हैं। लायबिलिटीज़ ऐड की, उसमें से ये सारा प्रोसीजर कैपिटल में ऐड किया, नेट प्रॉफिट हमने ऐड करके ड्राइंग लेस कर जो आंसर आया इन दोनों को ऐड करके तो हमारे पास आ गया ओनर लायबिलिटी साइड। और एक बात याद रखिएगा, एसेट और लायबिलिटी साइड हमेशा इक्वल होती हैं। अगर आपकी इक्वल नहीं है इट्स मीन कि आपका आंसर भी गलत है। उसके बाद हमारे पास फिर कुछ टर्म आ गई हैं जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो हम बिजनेस को रन करने के एक्सपेंस करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हमारी मतलब एक मेन ऑफिस होता है ना, एक फैक्ट्री होती है और एक मेन ऑफिस होती है। जो मेन ऑफिस के अंदर जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाफ को सैलरी देना, ठीक है, वो भी। बिल्डिंग रेंट देना, उस बिल्डिंग का रेंट देना, रिपेयर करवाना, इंश्योरेंस कराना, इलेक्ट्रिकल बिल, ये सारे किस में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, वो जो मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस। फिक्स एसेट मैं बता चुकी हूँ। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो जल्दी कन्वर्ट हो जाएं पैसों में, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, डेटर्स हो गए, विद इन 12 मंथ में वो रिकवर भी हो जाएं और वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएं पैसों में, तो उसको कहेंगे करंट एसेट। अब यहाँ आपने पीछे एग्जांपल देखिए यहाँ सेल आया, सेल हमने 40600 लिख लिया। ये क्वेश्चन में सब चीज़ें गिवन होंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा, ओपनिंग स्टॉक लिखा, ओपनिंग स्टॉक नहीं था स्किप कर दिया। इसी पर फॉर्म में हमने वैल्यू पुट किया जो पीछे मैंने हमको याद, परचेजेस इतनी आई, क्लोजिंग स्टॉक में से लेस किया तो हमारे पास आ गया नेट हमारे पास परचेजेस, इन दोनों को लेस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सारे एक्सपेंस लिखे, इनको ऐड किया तो हमारे पास 9376 आ गया। इस आंसर में से 22060 में से जब लेस करेंगे 9376 को तो हमारे पास आ गया 1268 आ गया। अदर इनकम थी वो हमने ऐड कर दी तो हमारे पास आ गया 1268 में 1000 ऐड किया तो हमारे पास 13,684 आ गया। उसके बाद तरीके से हमारे पास एक्सपेंस आए और इनकम हमने की तो हमारे पास बैलेंस शीट भी हो गई। आगे हमारे पास बैंक रेगुलराइजेशन स्टेटमेंट आती है। ये भी एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी रिसेंटली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इस पे आपने क्या करनी होती है, एक बैंक रेगुलराइजेशन स्टेटमेंट और कैश और आपने अकाउंट बनाना होता है। तो आपने क्या करना है, जब आपका कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल होगा यानी कि डेबिट बैलेंस होगा, इट्स मीन कि वो आपका फेवरेबल बैलेंस है। अगर कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट होगा इट्स मीन कि आपका अनफेवरेबल बैलेंस है, या ओवर ड्राफ्ट बैलेंस लिखा हुआ हो कैश बुक का तो वो आपका अनफेवरेबल में आ जाता है। इसका उलट क्या होता है, पासबुक में होता है। पासबुक का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो वो फेवरेबल है, और अगर अनक्रेडिट है मतलब डेबिट है तो वो अनफेवरेबल हो जाता है। इसी तरीके से इनकी जो हमारा प्रैक्टिकल मतलब जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं इनके फेवर और अनफेवरेबल बैलेंस से। अब यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे जो कैश बुक है 4500 है, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन कि ये बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस है। पासबुक बैलेंस क्या है 7, इसका मतलब पासबुक का भी बैलेंस क्या है, फेवरेबल है। तो हमने क्या देखना है, इस सारी ट्रांजेक्शन में पहले हमने इनकम और एक्सपेंस अलग कर लेना है। बैंक ट्रांजेक्शन स्टेट में सबसे पहले हमने इनकम और एक्सपेंस अलग कर लेने हैं। तो हमने यहाँ मालूम कर लिया कि कैश बुक का बैलेंस हमारा क्या है, फेवरेबल है। तो हमने डेबिट साइड फेवरेबल होती है कैश बुक की, तो हमने यहाँ बैलेंस लिख लेना है कैश बुक का 4500 से लिख लेना है। अब यहाँ हमारे पास है जी बैंक स्टेटमेंट, बैंक चार्जेस, एक्सपेंस, उसके बाद कैश हमारा जो है डिसऑनर हुआ वो हमारे पास 300 है। यानी कि अनरिप्रेजेंटेड और अनक्रेडिट के चेक के अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए हमने उसको एक साइड पे लिख लेना है। आपने क्या करना है, बैंक चार्जेस ये रिसीव साइड है और ये पेमेंट साइड है। बैंक चार्जेस हमने देने होते हैं ना, पेमेंट करनी होती है, बैंक चार्जेस यहाँ लिखा उसकी अमाउंट लिख ली। चेक हमने रिसीव किया कस्टमर से, रिटर्न डिसऑनर, वो डिसऑनर तो हमारा ज़रिए बात है रिसीव किया लेकिन वो डिसऑनर मिला ही नहीं तो एक्सपेंस हो गया, तो हमने 300 इस पर डाल दिया। इन दोनों को हमने 45 आ गए, इन दोनों को ऐड किया 45, और इस 45 में से हमने इस बैलेंस को 4500 को इसमें 700 300 लेस किया तो हमारे पास आ गया 3500, यानी कि हमारे पास कैश बुक की एडजस्टमेंट हो गई।
अब हम पासबुक की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। यह हमारे पास जो बैंक यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट का बैलेंस था 7,700 था और बैलेंस भी क्या था, फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस था। हमने लिखा बैंक स्टेटमेंट फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस 7700, अनकलेक्टेड चेक जो ऊपर थे वो 2000 थे, अनरिप्रेजेंटेड चेक थे वो 6200 थे। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे ये बैंक अनरिप्रेजेंटेड चेक, अगर हमारा कैश बुक का बैलेंस डेबिट है, बैलेंस फेवरेबल है तो प्लस, और अगर अनक्रेडिट चेक है तो हम इसको माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास पासबुक का बैलेंस फेवरेबल है तो उसको हम माइनस कर देंगे, और पासबुक का बैलेंस जो है फेवरेबल है अनक्रेडिट में तो हम उसको कर देंगे ऐड कर देंगे। एक याद कर लें, दूसरा उसका ऑपोजिट है। कैश बुक का बैलेंस हमारा अनरिप्रेजेंटेड ऐड होंगे और अनक्रेडिट लेस हो जाएंगे। अब सेम मैं उसको बताती हूँ कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो अनकलेक्टेड चेक जो है हमारे क्या है, क्रेडिट। अनकलेक्टेड चेक क्या होंगे, पासबुक के फेवर बैलेंस पे अनकलेक्टेड, ये पासबुक के बैलेंस लिखे हैं ना, तो अनकलेक्टेड चेक जो हैं हमारे पास क्या हो गया है, प्लस होंगे, और अनरिप्रेजेंटेड हमारे पास माइनस होंगे। तो यहाँ हमने 7700 और 2000 जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 9700 आ गया। उसमें से हमने अनरिप्रेजेंटेड लेस होंगे तो 6200 हमारे पास आ गया, तो हमारे पास आ गया 3500, यानी कि 3000 यहाँ से आया और 3000 ये आया। इट्स मीन कि हमारे पास बैंक यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट ठीक बनी है अगर इन दोनों के आंसर ठीक हैं। अब हमारा जो आखिरी है, ये सबसे आखिरी है जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। बैड डेट्स वो अमाउंट होती है जो हम किसी को दे देते हैं और हमें रिकवर नहीं होती, वो बैड डेट्स होते हैं। इसकी सिर्फ आपने 6 एंट्रीज याद करनी है, ये वाली, ये कब और कहाँ होनी है। जैसे आपसे पूछा सकता है डेटर राइट ऑफ एज अ बैड डेट, तो उसके अंदर एंट्री क्या होगी, तो आपने लिखना है बैड डेट्स डेबिट और डेटर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। जैसे देखिए प्रोविजन, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, तो उसमें ये हो जाएगी, ये सारी आपने याद करनी है, ठीक है। अगर आप इनको प्रॉपर समझना चाहते हैं तो मेरी जो चैप्टर 9 की वीडियो है वो आप जाके देख लें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है सारा कुछ इसी में से आ रहा है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें।